नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो JCRT टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि JCRT से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें JCRT किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की पारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं, वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए, भाषा संस्कृत के किस शब्द से बना है? भाषा जो है संस्कृत के किस शब्द से बना है आपको बताना है। यूपी टेट, MP टेट और CG टेट तीनों में यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, भाष धातु से बना है, भाषा से बना है, भाव से बना है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ शब्द है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए 3 जगह रिपीटेड किया गया है, आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं, आप सभी देख लीजिएगा। देखिए जेटेट के लिए तो आपको 100% बता देते हैं कि यहाँ से बाहर प्रश्न आपको नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सभी राज्यों के पात्रता परीक्षा के साथ साथ यहाँ पर JCRT का संपूर्ण कलेक्शन किया है सारे सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ भाषा के लिए नहीं, सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, आपके सारे सब्जेक्ट के लिए कवर अप किए हुए हैं। बस आप यहाँ से हैंड रिटन नोट्स के जरिए पढ़िएगा, आपको 100% यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर अभी दिया गया है, जुड़ जाइएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है बिहार टेट में 2013, हरियाणा टेट 2018 और जेटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वर्ण है, शब्द है, स्वर है या कोई नहीं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है या ध्वनि होती है। ठीक है, तो वर्ण मिलता है तो आप वर्ण को यहाँ पर कीजिएगा, ध्वनि नहीं है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ऐसे क्या माना जाएगा? तो सबसे बेस्ट आंसर इसका जो होगा वर्ण मारिएगा आप, अगर एग्जाम में आ जाता है तो। अगला है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, वर्ण कहते हैं, वर्ण भाषा कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं या कोई नहीं। क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को आपको बताना है। ठीक है, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्णों का क्रम एक क्रम से लिखना, जैसे क ख ग, ये एक क्रम से चल रहा है, तो क्रम से जो लिखाएगा ना तो ये वर्णमाला होगा। ठीक है, वर्णमाला होगा। इनकी संख्या कितनी होती है? तो वह यहाँ पर 52 मानना है। कितना है? 52। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन है? अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन है आपको बताना है। ठीक है, देखिए जब हम लोग व्यंजन लिखते हैं ना, जैसे क, ख, ग, घ, अंग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क से ये क वर्ग का व्यंजन हो गया, ये किसका हो गया? क वर्ग का व्यंजन हो गया, क वर्ग। अगर यहाँ पर च वर्ग लिखेंगे व्यंजन तो आएगा क्या चीज़? देखिए च, छ, ज, झ और यहाँ आता है ना, तो ये च वर्ग का व्यंजन हो गया। तो क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद क्या हो गया? ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग और प वर्ग। ये कितना हो गया? 55 हो गए ना, सब 55 हो गए, 25 हो गए। तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी तरह से अंतस्थ व्यंजन जब आता है, अंतस्थ व्यंजन, तो देखिए य, र, ल और व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ठीक है, य, र, ल, व किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में। उसके बाद हो गया तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये आते हैं ऊष्म व्यंजन में। किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन में। तो इसको देखिए व्यंजन में से ये सभी प्रश्न एक न एक निकल के आते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन हो गया? तो ऑप्शन दिया था देखिए य, र, ल या सभी। तो इसका राइट आंसर सभी में चला जाएगा। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा, दिमाग में बांध लीजिएगा, ये सभी वर्णमाला का प्रश्न
क्योंकि छपेगा तो इससे बाहर तो एक भी नहीं जाएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद भी दिक्कत हो तो मोबाइल नंबर दिया गया है, यहाँ से संपर्क कर लीजिएगा, हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर जो है आपको ऑफलाइन के जैसा आपको यहाँ बताया जाता है, उसके बाद आपको PDF और सारा नोट्स और वीडियो साथ में दिया जाता है और क्लासेज करवाया जा रहा है। मैंने आप घर बैठे आसानी से एकदम तैयारी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, ठीक है। तो अभी के अभी तुरंत जुड़ जाइएगा वीडियो को देखने के बाद। मोबाइल नंबर 9631054226 पर संपर्क कर लीजिएगा। ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन है? देखिए आ गया, अभी हमने बताया था ऊष्म व्यंजन जिसमें ऊष्मा मुख से निकलती है, वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने में ऊष्मा मुख से निकलती है वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं? तो तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि बोलते समय मुख से ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पर तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह दिया हुआ है, लास्ट में ऑप्शन डी में सभी है, तो इसका राइट आंसर सभी होगा, ठीक है। पूरा कवर अप किए हैं इसमें वर्णमाला से, बस जुड़े हुए रहिएगा वर्णमाला से। कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में रह जाएगा तो आप तुरंत बात कीजिएगा, क्योंकि आज हम वर्णमाला को यहाँ पर आपके लिए समाप्त कर दिए हैं और उसके साथ साथ आपको पूरा यहाँ पर जो है संपूर्ण भाषा को सरल भाषा में आपको बताए हैं, जिससे कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहिएगा। संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन है? संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन है? ये देखिए आपको संयुक्त व्यंजन जेटेट में भी पूछा गया था, ठीक है, जेटेट में भी आया हुआ था संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, स्र या सभी, ठीक है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन जो दो को संयुक्त करके बनता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी, ये चारों जो है ना ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, चारों संयुक्त व्यंजन है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। छ, त्र, ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। शुद्ध शब्द कौन है? इसमें शुद्ध शब्द कौन है आपको बताना है, ठीक है। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं शुद्ध शब्द वाला, वो 1001 बार आपका हिंदी सेक्शन के अंतर्गत परिक्षण में पूछा गया है। और यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा की हम बात करें तो ये समझिए आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको सभी राज्यों में पूछ दिया गया, आपको झारखंड में भी एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या कोई नहीं, ठीक है। कैसे इसको लिखते हैं हम लोग? तो देखिए उज्ज्वल लिखने का है उ आधा ज, फिर आधा ज, व और ल, ये उज्ज्वल लिखने का सही तरीका है, ठीक है, जो ऑथेंटिक माना गया है। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द उज्ज्वल का उज्ज्वल ये हो जाएगा, ठीक है, उज्ज्वल का ये हो जाएगा, दोनों आधा ज होता है। चलिए अगला देखिएगा, निरोग का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है निरोग का सही संधि विच्छेद है। प्रश्न 1001 बार पूछ दिया गया है और आपके दृष्टि से अब बहुत ही MBBI है, इसलिए इसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो निरोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको इसमें देखना है और बताना है। निरोग का सही संधि विच्छेद देखिए होता है नि जोड़ रोग, नि जोड़ रोग, और उसको हम लोग कहेंगे निरोग, ठीक है। तो नि जोड़ रोग इसका राइट आंसर है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखिएगा, पीताम्बर किस प्रकार का शब्द है? पीताम्बर किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है कि पीताम्बर जो है वो किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं, ठीक है। तो पीताम्बर देखिए यहाँ पर अगर कोई शब्द का शब्द जो है दो से जुड़ के बना है, तब पीत जोड़ अंबर और इससे बनेगा पीताम्बर, तो ये दो से बना, ठीक है। तो दो से बना इसलिए ये यौगिक शब्द भी हो सकता है, इसलिए यह क्या हो सकता है? यौगिक शब्द भी हो सकता है। लेकिन वैसे यौगिक शब्द जिसका विशेष अर्थ निकल जाए तो वो आपका शब्द जो है योगरूढ़ कहलाएगा, ठीक है। यौगिक तो है ही, उसके अलावे वह योगरूढ़ शब्द में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा था पीताम्बर किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं, ठीक है। तो पीताम्बर का अर्थ होता है पीला हो अंबर जिसका, पीला हो अंबर जिसका, और ये किसने? तो विष्णु भगवान के सेंस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पीताम्बर जो है आपका क्या चीज़ है? आपका योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका विशेष अर्थ निकल रहा है। तो जिसका विशेष अर्थ निकल जाए उसको हम लोग कहेंगे योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत डालते हैं, ठीक है। चलिए अगला ठीक है, संसार में कौन सा उपसर्ग है? संसार में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, ठीक है। देखिए प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, ABMBBI है जो कि हम आपको लेकर के आए हुए हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय निकालने का एक अलग से वीडियो भी हम आपको बना दिए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। संसार में कौन सा उपसर्ग है? तो संसार का मतलब देखिए होता है सम, क्या होता है? सम, और जोड़ होता है सार, सम और सार मिल करके ही आपको बनाते हैं संसार, क्या बनाते हैं? संसार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, जो उपसर्ग है वो पहले लगता है। संचार में कौन सा संसार का उपसर्ग हो गया? चलिए ये हो गया।
रात दिन में कौन सा समास है, रात दिन में कौन सा समास है, ठीक है। इसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग समास वाले सेक्शन को, तब आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रात और दिन, ठीक है। तो रात का उल्टा दिन होता है और बीच में योजक चिन्ह। तो ऐसा समास जिसमें बीच में योजक चिन्ह हो और एक दूसरे का उल्टा लिखा जा रहा हो, तो वो समझिए आपको क्या होने वाला है। तो वो आपको यहाँ पर समास क्लियर हो जाएगा। वो द्वंद्वी होगा, वो लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पर रात और दिन में जो है आपको ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि एक दूसरे का जब विपरीत रहेगा आदमी तो क्या होगा, सिर्फ लड़ाई होगा। इसलिए रात और दिन एक दूसरे का अपोजिट हो, बीच में योजक चिन्ह हो, उसको सीधा आप लोग द्वंद्व समास के अंतर्गत डाल दीजिएगा। कौन समास में, द्वंद्व समास में, ठीक है। कमल का समानार्थी शब्द है, कमल का समानार्थी शब्द है नभ, असुर, अरविंद या दैत्य ना। ये आपका एमपी टेट का प्रश्न है, ये आपका एमपी टेट का एक बार आया हुआ प्रश्न है। नभ मने क्या होता है, याद रखिए कमल के समान अर्थ कौन दे रहा था, यहाँ पर नभ है। नभ मने क्या होता है, आकाश अंबर होता है, ठीक है। असुर मने क्या होता है, दैत्य दानव। अरविंद का मतलब देखिए होता है कमल, अरविंद का अर्थ होता है कमल, और दैत्य मतलब तो दैत्य होगा, ठीक है। तो अरविंद का मतलब कमल होता है, यानी कमल के समान अर्थ कौन पकड़ रहा है, समानार्थी कौन है कमल का, तो अरविंद है। और यही इसका राइट आंसर होगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किरण का पर्यायवाची शब्द है, किरण का पर्यायवाची शब्द है, इसमें बताना है। इसमें कौन किरण का पर्यायवाची शब्द है, रश्मि, चक्षु, लोचन या ईश्वर, ठीक है। चलिए ये प्रश्न जो है आपका सीजी टेट में एक बार आया हुआ था। अब देखिए ईश्वर मने तो भगवान हो गया, लोचन मने तो आँख हो गया, चक्षु मतलब तो आँख हो गया, और एक चीज बच्चा रश्मि, रश्मि मतलब किरण होता है रश्मि मतलब किरण होता है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन होगा, रश्मि, यानी राइट आंसर किस में चला जाएगा, ए में चला जाएगा। भूलिएगा नहीं जुड़ने के लिए, अभी अभी जुड़िए, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उन्हें क्या कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया, विशेषण, कारक, कोई नहीं, ठीक है। बिहार टेट में पूछ दिया। तो अब देखिए जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था, देख लीजिए, क्रिया, विशेषण और सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर राम पढ़ रहा है, एक हमने वाक्य लिखा है कि राम पढ़ रहा है। राम यहाँ पर क्या चीज़ है, संज्ञा है। अब कहने का मतलब राम पढ़ रहा है, फिर उसी को लिखे कि राम सो रहा है, फिर उसी को लिखे कि राम बाजार जा रहा है, एक ही वाक्य में, तो ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसी राम के बदले में कोई लिखेगा राम पढ़ रहा है, वह अभी बाजार से आया है और अपने पिताजी के साथ फिर वह जो है टहलने जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राम के बदले में वह आया, तो ये वह जो आया किसके बदले में, संज्ञा के बदले में आया। तो जो संज्ञा के बदले में है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम यहाँ पर हो जाता है आपका मैं, तुम, आप, हम, ये सारा चीज सर्वनाम में चला जाता है, ठीक है। तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम कहते हैं। इसका राइट आंसर ई होगा। क्लियर हो गया ना। जैसे यहाँ पर देखिएगा वह पटना से आ रहा है, वह पटना से आ रहा है, इसमें या वह क्या चीज़ है बताइएगा, वह जो है सर्वनाम है, वह जो है सर्वनाम है, वह संज्ञा के बदले में आया है। यहाँ पर हम लिख सकते थे कि राम पटना से आ रहा, तो राम संज्ञा होता, लेकिन राम न लिख करके अगर वह लिख दिए तो वह यहाँ पर सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के बदले में आया हुआ है। क्लियर हो गया होगा। नोट्स जो लेते हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा तरह से, बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको हम बना करके देते हैं, जो कि आप कभी भी पढ़िएगा ना। और वीडियो भी आपको उसी तरह का हम देंगे, जो कि किसी तरह का कोई बातचीत नहीं, बस टॉपिक पर बातें होती है। आप कभी भी उस वीडियो का यूज कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। तो जिनको भी जुड़ना है, बहुत लोग जुड़े हैं, आप भी अभी जुड़ जाइए। सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है 500 रुपये में, आपको सारे नोट्स, उसके साथ उसकी सारी क्लासेज, और बात करने का आधा घंटा समय भी आपको दिया जाता है, जहां पर आपको समस्या हो। तो आप अभी के अभी देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा। ओके, चलिए। श्याम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है, श्याम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है बताना है। फुटबॉल श्याम खेल रहा है या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि श्याम फुटबॉल खेल रहा है, श्याम फुटबॉल खेल रहा है। तो ये श्याम क्या चीज़ है पहले बताएंगे। तो जो किसी भी नाम को, कोई भी नाम, चाहे वो पटना हो, भारत हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, राम हो, श्याम हो, ये सारा चीज, कोई भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये श्याम तो संज्ञा हो गया, गया, इसमें क्रिया पूछा। फुटबॉल, फुटबॉल ये देखिए ऑब्जेक्ट है,
फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, कर्म है, लेकिन ये भी नाम है तो नाम हो गया, ये भी संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए खेल रहा है, खेलना, ठीक है, क्या है, खेलना। तो कोई भी कार्य जो हमारे द्वारा किया जाता है, कोई भी कार्य, एनी एक्शन, कोई भी एक्शन को हम लोग क्रिया कहते हैं। किसी भी कार्य को, जो काम आप कर रहे होते हैं, क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कार्य जो हो रहा है वो खेलने का हो रहा है। किसका हो रहा है? खेलने का हो रहा है। तो ये खेलना जो है क्रिया हुआ, जैसे खेलना, दौड़ना, हंसना, उछलना, कूदना, आप जो भी काम करेंगे, खाना पकाना, ये सब सारा चीज क्रिया होगा, ठीक है। तो खेल रहा है, यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्या चीज? फुटबॉल, श्याम खेल रहा है या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा खेल रहा है, यह क्रिया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर नोट्स में आपको दिया गया है, जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उससे क्रिया कहते हैं। बिल्कुल आप लोग जान गए होंगे, जो भी आप कार्य करेंगे वो सारा कार्य आपका किया हुआ क्रिया है। पढ़ने का काम कर रहे हैं तो भी क्रिया है, सोने का काम कर रहे हैं तो भी क्रिया है, आप जो है अगर दौड़ने का काम कर रहे हो वो भी क्रिया है, घूमना भी क्रिया है, खाना बनाना भी क्रिया है, खाना भी क्रिया है। क्लियर? पुल्लिंग की पहचान करें, पुल्लिंग की पहचान करें। एक प्रश्न देखिए आता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, आप देख लीजिएगा ना, पुल्लिंग को बता देंगे। पुल्लिंग की पहचान करें, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन या सभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देश का नाम, क्या है, देश का नाम। तो याद रखिएगा देश का नाम जो है हमेशा पुल्लिंग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सभी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? सभी में चला जाएगा, ठीक है। देश का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और देखिए बिहार टेट में पूछा गया है, ठीक है। परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? परो जोड़ पकार, परो जोड़ उपकार, पर जोड़कार या परोप जोड़कार, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी तक के एग्जाम में देखिएगा ना तो 1001 बार अभी तक पूछ दिया गया, ये बता दे रहे हैं। बस ऐसे ही देखते रहिएगा ना, अगर प्रैक्टिस भी आप कर लीजिएगा तो आपको कहते हैं जेटेट निकलने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रश्न है आपको हम करवा देंगे ना कि जो एग्जाम में मतलब छपेगा वहाँ जा करके, बाहर नहीं जाएगा। बस कम पढ़ के अगर ज्यादा नंबर उठाने का आप सोच रहे तो बस JCERT एक विकल्प है, उसी को पढ़िएगा ना, तो इतना लोग ग्रंथ पढ़ा देगा ना कि सब कंफ्यूज हो जाइएगा, सब छोड़ छाड़ के आ जाइएगा। इसलिए कंफ्यूजन नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़िए खाली, ठीक है, और सारा उसका डिटेल्स देख लीजिए। तो परोपकार का क्या होता है? देखिए पर जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार, ठीक है। परोपकार, अ और उ मिलके क्या बना देगा? ओ बना देगा, परोपकार, ठीक है। ओकार तो पर जोड़ उपकार होगा, ये इसका राइट आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए पूछा गया था। पवन का सही संधि विच्छेद है, पवन का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद तो आपको छोड़ना नहीं, देखिए संधि विच्छेद छोड़ना नहीं, एक प्रश्न छपेगा। प जोड़ना, पो जोड़ अन, प जोड़ वन या कोई नहीं, ठीक है। तो पवन का संधि विच्छेद ये 101 बार आया वो प्रश्न है, हिंदी सेक्शन के अंतर्गत आप देखिएगा ना तो ये संधि विच्छेद छूटता ही नहीं, आता ही है आपको, ठीक है। तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा पो जोड़ अन, क्या होगा? पो जोड़ अन, पवन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको नोट्स भी बना दिए हम। पवन लिखा हुआ है ना, पो जोड़ अन लिखा हुआ है, ओ और अ मिलके देखिए औ बनाता है, और ये कौन सी संधि में जाता है? आयादी संधि में जाता है। कभी कोई संधि का नाम ही पूछ देता है, तो आप सभी उसको अच्छा तरह से देख लीजिएगा ना। चलिए अगला देखिएगा, अपवाद में कौन सा उपसर्ग है? अपवाद में कौन सा उपसर्ग है? देखिए आप जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको उपसर्ग और प्रत्यय का इतना बढ़िया क्लास बताए हैं, उपसर्ग प्रत्यय को हम पूरा खत्म कर दिए, आप सभी तो जरूर बता देंगे, ठीक है। तो देखिए संधि भी, जब उपसर्ग प्रत्यय बताना हो तो जो शब्द दिया गया है उसका संधि विच्छेद कर दीजिए, और ऐसा संधि विच्छेद कीजिए कि दोनों का अर्थ निकले, ठीक है। तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा क्या? अप जोड़ वाद, अप जोड़ वाद, ठीक है। अब देखिए इसको प्लस साइन से इंडिकेट कीजिएगा, प्लस साइन को देखिएगा, प्लस वाला के जो पहले आया वो उपसर्ग कह लीजिएगा, और प्लस वाला के जो बाद में आया उसको प्रत्यय कह लीजिएगा। आपसे पूछा क्या है? उपसर्ग कौन है? तो प्लस के पहले वाला, तो प्लस के पहले अप है इसलिए अप उपसर्ग होगा, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। बस ऐसे ही आप उपसर्ग प्रत्यय को बता दीजिएगा, एकदम आप खेलते खेलते सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए अपवाद का बनाया हुआ है, अप जोड़वाद, जोड़ के पहले है अप इसलिए ये है उपसर्ग, जोड़ के बाद है वाद इसलिए यह प्रत्यय। आपसे पूछा है उपसर्ग, आप अप में टिक कीजिएगा, सी इसका राइट आंसर करके निकल जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा न दी जा सके उसके बदले एक शब्द क्या होगा? विभिन्न शब्दों के बदले एक शब्द एकदम याद रखिएगा, एक न एक परीक्षा में आ जाएगा। उपमास, उपमान, अनुपम या अपमान, ठीक है। तो जिसकी उपमा न दी जा सके उसके बदले देखिए एक शब्द आता है,
वो शब्द है अनुपम। आप सभी भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, आप सभी बहुत ही अच्छी तैयारी में हैं, तो आपका सब जेटेट यहाँ से निकल जाएगा। बस जुड़ जाइएगा, जिनको भी वीडियो मिले तुरंत जुड़िए, बहुत ही चीप रेट में। फिर इसका देखिए फी 1000 रुपये हो जाएगा, अभी आपको 500 रुपये में मिल रहे हैं, इसका फी बहुत जल्द बढ़ने वाला है, तो आप सभी जल्द के जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए पर्यायवाची शब्द देखिएगा। आँख का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है। चक्षु, लोचन, नेत्र, नयन या सभी, ठीक है। देखिए पर्यायवाची शब्द भी देख लेना है, क्योंकि ग्रामर सेक्शन तो आपको बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चक्षु का मतलब भी आँख होता है, लोचन का मतलब भी आँख होता है, और नेत्र का मतलब भी आँख होता है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। संधि को तोड़ना क्या कहलाता है। देखिए दो चीज, संधि को तोड़ना क्या कहलाता है। विग्रह, विच्छेद, वाक्य या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जब समास होता है ना, तो समास का हम लोग विग्रह करते हैं, समास का क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, ठीक है। जैसे कन्यादान, तो कन्या का दान। पीताम्बर, तो पीला हो अंबर जिसका, ये विग्रह कहलाया। लेकिन संधि विच्छेद, संधि को हम लोग क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। संधि को जब तोड़ते हैं तो उसको विच्छेद कहते हैं। जैसे अभी देख रहे थे, पवन तो पो जोड़वन, संस्कृत तो सम जोड़ कृत, ये सब संधि विच्छेद हो रहा है, दो भाग में तोड़ना, संधि विच्छेद, ठीक है। तो संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। खेल रहा था, देखिए वही चीज है, अभी था कि राम खेल रहा है, तो खेल रहा है मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है, काम अभी अपूर्ण है, तो इसको हम लोग किस में डालते थे, अपूर्ण में डालते हैं। किस में डालते हैं, राम खेल रहा है था, मतलब ये अपूर्ण है, और ये था थे थी है, तो भूतकाल है, तो ये चला जाएगा किस में, अपूर्ण भूतकाल में इसका होना चाहिए आंसर, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला है, भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस घोषित हो चुका था। याद रखिए, भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस घोषित हो चुका था। यह किस काल का उदाहरण है, आपको बताना है। सामान्य वर्तमान काल तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में था है, इसलिए एक ऑप्शन यही गलत हो गया। सामान्य भूतकाल तो होगा, पूर्ण, अब यहाँ पर दो चीज है कि भूतकाल होगा, पहला चीज था है तो भूतकाल होगा, तो भूतकाल के लिए दो ऑप्शन आ रहा है, बी और सी, ठीक है। लेकिन अब इसमें से सामान्य होगा कि पूर्ण होगा, तो सामान्य भूतकाल के लिए आपको क्या बताए थे हम, ता था, ते थे, ती थी होना चाहिए, तो सामान्य भूतकाल से भी कैंसिल हो गया। अब बचा पूर्ण भूतकाल। तो देखिए यहाँ पर ये काम पूरा हो चुका था, काम पूर्ण हो गया है। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस घोषित हो चुका है, यानी काम पूरा हो चुका है। तो जो काम पूरा हो चुका है उसमें हम लोग लगाते हैं पूर्ण, तो ये है किसका, भूतकाल का है, और भूतकाल के आगे लगेगा पूर्ण, तो बन जाएगा पूर्ण भूतकाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप, यहाँ पर प्रश्न, रीता शायद कमरे में आ चुकी थी, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। रीता शायद कमरे में आ चुकी थी, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। सबसे पहला चीज है, यहाँ पर थी लगा हुआ है, इसलिए यह जो है आपको भूतकाल का है। यहाँ पर चारों ऑप्शन भूतकाल का है, ठीक है। अब जज करना होगा, हमको जज करना होगा। तो सामान्य भूतकाल में कौन जाता है, देखिए बताए थे, सामान्य भूतकाल में ता था, ते थे, ती थी रहता है, तो ये सामान्य भूतकाल में का उदाहरण नहीं है, ये क्लियर हो गया। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, काम पूरा हो गया होता है। जैसे भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस घोषित हो चुका था, मतलब ये काम पूरा हो गया है, ठीक है। संदिग्ध में क्या होता है कि कोई काम के होने की संभावना होती है, संभावना, या उसमें शायद जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ वही चीज है, रीता जो है शायद कमरे में आ चुकी थी, तो ये क्या हो रहा है, आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो जिसमें संभावना व्यक्त किया जाता है उसको संदिग्ध काल या संभाव्य काल कहते हैं, ठीक है। तो संदिग्ध में जाएगा, और यह भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि था थे थी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। क्या हो गया, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि इसमें संभावना बताया जा रहा है कि रीता शायद कमरे में आ चुकी थी, ये संभावना है, क्लियर नहीं है, पूर्ण भी नहीं है ना पूर्ण भी है, यहाँ संभावना है, संदेह है, तो जिसमें संभावना है, संदेह है, उस सभी को संदिग्ध में डालिएगा। संदिग्ध हो गया, और ये भूतकाल का है क्योंकि थी लगा हुआ है, तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा।
आप बाजार जाते हैं, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। आप बाजार जाते हैं, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है, आपको बताना है। ठीक है, हमने अभी इसके पहले वाले सेशन में आपको दिखाया है इसमें कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा हुआ रहेगा तो उसको सामान्य वर्तमान काल में डालिएगा। किस में डालिएगा? सामान्य वर्तमान काल में डालिएगा। तो यहाँ वाक्य के अंत में ते है लगा हुआ है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल में जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। वह पत्र पढ़ चुका होगा, वह पत्र पढ़ चुका होगा, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। ठीक है, किस प्रकार के काल का उदाहरण है। ठीक है, तो जैसे वहाँ ता ते ती था, यहाँ पर गा गे गी रहेगा। गा गे गी रहेगा तो आपको यहाँ पर सामान्य भविष्य काल का आना है, इसको भविष्यत काल में लेना है। ठीक है, वर्तमान काल में लास्ट में है रहता है और भूतकाल के लास्ट में था थे थी रहता है। क्लियर हो गया ना? तो गा गे गी है तो सामान्य है। शायद पापा बाजार से आ चुके होंगे, शायद देखिए यहाँ पर शायद शब्द जो होता है ना वो संदेह का होता है। वो क्या होता है? संदेह का होता है। वो क्या होता है? संदिग्ध का होता है। वो क्या होता है? संभावना का होता है। यही चीज हो गया ना। तो जिसमें शायद लग जाए, आपको ऐसा वाक्य पढ़ने पर पता चले कि संभावना कुछ व्यक्त किया जा रहा है या संदेह किया जा रहा है, तो उस प्रकार के वाक्य को हम लोग संदिग्ध में डालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ संदिग्ध का दो ऑप्शन है। संदिग्ध एक भविष्यत काल है और संदिग्ध एक भूतकाल है। ठीक है, तो भूतकाल में होने के लिए क्या चाहिए? था थे थी, लेकिन यहाँ पर क्या आया है? गा गे गी, गे वाला में। तो गे वाला किस में जाएगा बताइए? वो तो भविष्यत काल में चला जाएगा ना, तो वर्तमान काल नहीं होगा, भूतकाल नहीं होगा, यानी ये सीधे संदिग्ध भविष्यत काल में चला जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी करेंगे तो अवश्य सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। ठीक है, अवश्य सरकारी शिक्षक बन जाएंगे ना। तो देखिए इस प्रकार का अगर संभावना आता है कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे बन जाएंगे, तो उसको हम लोग हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। एक काल का नाम याद रखिएगा जिसमें कोई काम करने पर ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे की संभावना वाली बातें आती है, तो इसको हम लोग हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है, सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए सामान्य भविष्यत काल, तो सामान्य वर्तमान काल में क्या आएगा बता दीजिए, बताइए सामान्य वर्तमान काल में क्या आएगा। तो सामान्य वर्तमान काल में आप लोग बता दिए। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान काल में आएगा राम बाजार जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल में है। क्यों है? क्योंकि लास्ट में है लगा हुआ है। तो ये राम बाजार जाता है किसका है? सामान्य वर्तमान काल का है। अगला है वह पत्र पढ़ लिया, वह पत्र पढ़ लिया है, ये आपका क्या है? पूर्ण वर्तमान काल का है। राम पत्र पढ़ा होगा भविष्यत काल के लिए गा गे गी चाहिए, तो गा आ रहा है इसमें, इसलिए सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण राम पत्र पढ़ा होगा, यही होगा आपका। ठीक है, चलिए पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा बताइए? काम पूरा कर लिया गया होगा। तो राम पत्र पढ़ लिया है, तो यहाँ देखिए शुरुए बार राम पत्र पढ़ लिया है, मतलब राम पत्र पढ़ने का काम क्या कर लिया? पूरा कर लिया। तो पूरा कर लिया तो पूर्ण हो गया, पूरा मतलब पूर्ण हो गया। तो यही तो पूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में है पूर्ण वर्तमान काल, यही हो गया। क्लियर हो गया, शुरू पकड़ा गया।